नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, सुपरफास्ट रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं 18वां जी के मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं है? विकल्प दिए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो साथियों, वेदों के क्रम की अगर बात करें तो एक क्रम से लिखे हुए हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद का यजुर्वेद है, उसके बाद का सामवेद है और सबसे बाद का अथर्ववेद है। तो वेद त्रयी के अंतर्गत इन तीन वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया जाता है। अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प दिए हैं 12, 18, 21 और 24। साथियों, पुराणों की कुल संख्या 18 है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? साथियों, उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई जाती है। और ये जो हमारे भारत सरकार का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड की घटना हो गई थी? विकल्प दिए हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो साथियों, 5 फरवरी 1922 के दिन चौरी चौरा जगह जो गोरखपुर में पड़ती है वहाँ पर एक हिंसक घटना हो गई थी और यह घटना जो हुई थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? विकल्प दिए हैं बलुआ पत्थर, ग्रेवो, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो साथियों, विकल्पों में दिए गए ये 3 विकल्प ग्रेवो, बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है तो बलुआ पत्थर नहीं है, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? विकल्प दिए हैं कन्याकुमारी, कोच्चि, मन्नार की खाड़ी और पणजी। तो साथियों, कोच्चि केरल का एक शहर कोच्चि है, इसी को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? विकल्प दिए हैं 14 मई 1946, 14 सितंबर 1947, 14 अक्टूबर 1948 और 14 सितंबर 1949। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 3 धर्मों ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों का पवित्र स्थल माना जाता है? विकल्प दिए हैं करबला, जेद्दा, यरूशलेम और अंकारा। तो साथियों, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों धर्मों की पवित्र भूमि कहलाती है और उसका नाम है यरूशलेम और विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस जल संधि द्वारा एशिया उत्तर अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है? विकल्प दिए हैं जिब्राल्टर जल संधि, बॉवेल मंडेब जल संधि, हडसन जल संधि और बेरिंग जल संधि। तो साथियों, बेरिंग जल संधि है जो एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करती है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा निम्न में से किसके शासनकाल में हुई? विकल्प दिए हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और लॉर्ड कर्जन। तो साथियों, बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाला जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? साथियों, जैन धर्म में जो तीर्थंकर परंपरा थी उसकी परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं और पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पार्श्वनाथ 23 में थे और महावीर स्वामी 24 में और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के।
अगला प्रश्न है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? विकल्प दिए हैं महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु और घनानंद। साथियों, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का शासक नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिंद महासागर का द्वीपीय देश नहीं है? विकल्प दिए हैं मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव और क्यूबा। तो साथियों, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ये तीनों ही जो देश हैं वो हिंद महासागर के द्वीपीय देश हैं, जबकि क्यूबा हिंद महासागर का द्वीपीय देश नहीं है। ये कैरिबियाई सागर में स्थित एक देश है। अटलांटिक महासागर में स्थित सीमांत सागर, कैरिबियाई सागर में स्थित क्यूबा है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प दिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। साथियों, चारों विकल्पों पर गौर करते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करता है। बट साथियों, अगर MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने, लागू करने की बात करें तो वो करती है केंद्र सरकार। निर्धारण करने का काम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को अंग्रेजी में HSRA शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं। इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर की थी। तो विकल्प डी, दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस पशु को अगन्य माना गया है? विकल्प दिए हैं घोड़ा, हाथी, गाय और भेड़। तो साथियों, वैदिक सभ्यता में गाय को अगन्य माना गया है। अगन्य का तात्पर्य होता है न मारे जाने योग्य। तो गाय को अगन्य माना गया है। ये सबसे पवित्र पशु भी इनका माना जाता था। और उस समय गाय विनिमय का वस्तु होती थी और जो व्यापार करते थे ये वैदिक काल में आर्य लोग, तो उसमें गाय का प्रयोग करते थे। आदले बदले का व्यापार जो होता था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? विकल्प दिए हैं तराइन का प्रथम युद्ध। साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हो गई थी उसकी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो साथियों, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जिस युद्ध में मारा था वो चंदावर का युद्ध था और ये 1194 में लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? विकल्प दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों, पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ करने वाला शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने हुमायूं को हराकर भारत में अफगान साम्राज्य स्थापित किया था। ये 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने भारत में शासन भी किया। अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान विकल्प में घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा। तो साथियों, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों खोलने के पश्चात कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर निम्न में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? विकल्प दिए हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो साथियों, उत्पत्ति के आधार पर देखें तो सबसे प्राचीन इसमें से है वो ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी इसका उत्तर रहेगा विकल्प डी, शिवालिक हिमालय इन सब में से नवीन पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? विकल्प दिए नावा शेवा, एन्नौर, तूतीकोरिन और पारादीप। तो साथियों, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर छः बड़े और प्रमुख बंदरगाह हैं,
जिनमें से ये जो बंदरगाह दिए हैं विकल्प बी, सी और डी, ये तीनों ही बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर हैं, जबकि नावा सेवा पूर्वी तट पर नहीं है, पश्चिमी तट का बंदरगाह है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है? विकल्प दिए हैं मटर, गाजर, चावल और पालक। तो साथियों, लोहा अर्थात आयरन तत्व की का सबसे अच्छा स्रोत जो विकल्पों में दिए गए उनमें से पालक है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प दिए हैं हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध और कनिष्क। तो साथियों, वाराणसी के निकट सारनाथ स्तंभ का निर्माण मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक महान के नाम से जाना जाता है। अशोक महान ने ये करवाया था। इसी सारनाथ स्तंभ के ऊपर जो सिंह है वो हमारे भारत का राज्य की चिन्ह यहीं से लिया गया है, सारनाथ सिंह स्तंभ से। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? साथियों, बताते चले सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? साथियों, विधि समझ समता विकल्प दिया है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार विकल्प दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। साथियों, हमारे भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में वर्णित हैं और 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं। तो साथियों, कौन सा प्राप्त नहीं है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, एक वैधानिक अधिकार, एक नैतिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, प्रारंभ में मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में था और इसका वर्णन अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, किंतु संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत वर्णित कर दिया गया है और अब ये वैधानिक अधिकार है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी? विकल्प दिए अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी और अबुल फजल। साथियों, अकबरनामा जो रचना है वो अबुल फजल की है। यह फारसी भाषा में लिखी गई है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। अकबर काल की शासन की जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? विकल्प दिए हैं लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, ये स्टेटमेंट लाजपत राय का है। भारत में आए हुए साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाजपत राय को लाठीचार्ज के दौरान काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं और इसी के बाद कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो मृत्यु से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले निम्न में से किससे संबंधित था? विकल्प दिए हैं सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, स्थायी बंदोबस्त से और अंग्रेजी शिक्षा से। तो साथियों, लॉर्ड मैकाले का जो भारत की में योगदान रहा है वो अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में रहा है। अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित का काफ़ी योगदान दिया है लॉर्ड मैकाले ने। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। साथियों, अंतिम प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विकल्प दिए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, हर्षवर्धन और जयचंद। तो साथियों, चीनी यात्री हुएनसांग 630 ईस्वी के आसपास इंडिया में आया था और उस समय भारत में हर्षवर्धन शासन कर रहा था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। साथियों, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।